मुअज्जम बेग सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू अमन, थैंक यू। मुअज्जम सर, कैसी रही पूरी फ़िल्म की जर्नी फूले को लेकर अगर मैं बात करूँ, बड़ा मुश्किल था रिलीज़ होना, बड़ा मुश्किल था इसको लेकर जो पूरे का पूरा एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा। पूरी फ़िल्म के बारे में कुछ ज़रा बताएँ हमारे दर्शकों को आप? ओके, तो एक्चुअली आप लोग ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं हमारी सोसाइटी के जी। और इनको ज़्यादातर महाराष्ट्र में लोग ज़्यादा जानते हैं और नॉर्थ इंडिया वगैरह में सिर्फ नाम सुन रखा है, इनको ज़्यादा जी। जानते नहीं हैं। हुँ। और ज़्यादातर जितना भी काम हुआ है मराठी में ही हुआ है, मराठी में ही हुआ है, सीरियल्स वगैरह। तो हुँ। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अनुया चौहान कुदेचा और रितेश कुदेचा, तो ये जी। कपल जो है, इस कपल ने सोचा कि ये फ़िल्म हिंदी में बनाई जाए। हुँ। फूले कपल की फ़िल्म, ठीक है। जी। तो वो कई दिनों से लगे हुए थे, काफ़ी 2019 से उनका ये आइडिया था इस पे फ़िल्म बनाएँ और उसके जी। बाद फिर अनंत महादेवन, वो भी अब जो डायरेक्टर हैं हमारी फ़िल्म के, वो भी जी। इस सब्जेक्ट पे फ़िल्म बनाना चाहते थे, तो ये दोनों आपस में जुड़े और फिर प्रतीक गांधी और पत्रलेखा हुँ। को ये लोग बोर्ड पे लेकर आए और हुँ। मेरी मुलाकात अनुया चौहान और रितेश से हो हुई थी किसी और फ़िल्म के हुँ। सिलसिले में। मैं अपना एक नरेशन देने गया था, हुँ। तो नरेशन अच्छा लगा और हुँ। फिर उन्होंने सीधा बोला कि भाई डायलॉग वायलॉग बहुत अच्छे हैं, तो इस फ़िल्म के डायलॉग लिखो फूले के। हुँ। तो हम लोग फ्लोर पे जाने वाले थे 3 महीने बाद। जी। तो अब एकदम से उन्होंने जब कहानी सुनाई, हालाँकि मैंने भी नाम हुँ। सुन रखा था इन लोगों का, ज्योतिबा हुँ। फुले, सावित्रीबाई फुले का, लेकिन इतना नहीं मालूम था। फिर मैं हुँ। अपनी रिसर्च में मतलब एक घुसा, ऑलरेडी इंस्पायर्ड था क्योंकि इतनी अच्छी कहानी थी। लेकिन जब मैं हुँ। रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले। वो हुँ। ऐसे फैक्ट्स पता चले कि मैं मतलब अचंभित था कि भाई उस ज़माने में ये लोग क्या-क्या कर गए, कैसे-कैसे करके चले गए। मतलब हुँ। इमेजिनेशन से बाहर था हमारे कि हुँ। मतलब 1848 में आप बताओ कि थॉमस पेन पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग मतलब इंग्लिश स्कूल से पढ़े हुए थे, स्कॉटिश हुँ। स्कूल से और हुँ। उस वक़्त में वो काफ़ी कुछ जो है पूरी दुनिया में क्या चल रहा था उसको लेके अवेयर थे। हुँ। तो वो किस और उस ज़माने में सोचिए ना, उन्होंने अपनी वाइफ़ जो 13 साल की थी उनको पढ़ाया। मेरे ख़्याल से पहले फेमिनिस्ट थे वो। तो इस तरह से जो चीज़ें हम सोच नहीं सकते थे 1840 में ये हुआ करता होगा, तो ये बड़ा हुँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए। फिर उसके बाद किसी तरीके से हुआ ये कि फिर डायलॉग लिखते-लिखते मैं स्क्रीन प्ले में भी इन्वॉल्व हो गया हूँ क्योंकि बहुत से हुँ। ऐसे फैक्ट्स अच्छे मिले मुझे। तो ऐसे हुँ। करते-करते फिर उसके बाद मैं स्क्रीन प्ले का भी पार्ट हो गया। जी। और फिर बिल्कुल, हमारी लेकिन अनुया जी। और रितेश और अनंत महादेवन की एक अच्छी ट्यूनिंग हो गई। फिर जी। उसके बाद मुझे एक और ज़िम्मेदारी दे दी कि भाई इसके क्रिएटिव कंसल्टेंट बनो तुम, ठीक है? तो फिर उसके बाद फ़िल्म के जैसे कि उसमें कास्टिंग से लेके, म्यूज़िक से लेके, बाकी जितने भी पहलू हैं, उनसे मैं जुड़ा। हालाँकि सेट पे भी रहा पूरा फ़िल्म पे, शूट के दौरान पूरा रहा। तो वहाँ पे हुँ। हमारी एक टीम थी, जैसे हमारी डीओपी सुनीता राडिया और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर अपर्णा शाह। तो हम लोग एक अच्छी टीम बनी आनंद सर के साथ, बॉन्ड किया हम लोगों ने और हम सबकी कोशिश थी कि फ़िल्म को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और हम हुँ। सबको मालूम था हम बहुत स्पेशल फ़िल्म बना रहे हैं। ये बिल्कुल, और जिस तरह का रिस्पॉन्स अब फ़िल्म को मिल रहा है और तमाम तरह की तारीफ़ें मिल रही हैं, तमाम तरह से जो चाहे पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, सब लोग जिस तरह फ़िल्म की तारीफ़ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है मुअज़्ज़म बेग साहब को? भाई देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट बहुत हुँ। अच्छा लग रहा है और अच्छा हुँ। ये लग रहा है कि थिएटर से लोग निकल के इंस्पायर्ड हो रहे हैं, हुँ। लोग रो रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि हमें ये कहानी मालूम नहीं थी, इतना जी। स्ट्रगल था इन लोगों की लाइफ में, इतना कुछ हुँ। सोसाइटी में करके गए हैं और हुँ। लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं वाक़ई में हुँ। और सबकी तारीफ़ हो रही है, यानी कि परफ़ॉर्मेंस ले लीजिए हुँ। आप कैमरा वर्क की बात कर लीजिए, आप हुँ। कॉस्ट्यूम की बात कर लीजिए, आप प्रोडक्शन डिज़ाइन की बात कर लीजिए, गानों की बहुत तारीफ़ हो रही है, डायलॉग्स की बहुत तारीफ़ हो रही है। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि हुँ। हमें लग रहा है कि एक योगदान रहा है कि हम ज़्यादातर लोगों को तक ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले को पहुँचा पाए। ये हुँ। हमारी सबसे बड़ी जीत है। जी, बिल्कुल, जीत की बात कर रहे हैं और साथ में आपने आँसुओं का ज़िक्र किया। हुँ। राहुल गांधी पटना में फ़िल्म देख रहे थे और हाँ। देखते हुए फ़िल्म रो पड़े, कई फ़ोटो भी उनके आए हैं, क्या कहेंगे? अरे वाक़ई में अगर देखिए वो फ़िल्म ही ऐसी है कि एक मोड़ पे आपको जब उनकी जर्नी ख़त्म होती है, एक मोड़ पे वो छोड़ मतलब सिर्फ़ राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितने मैंने वीडियोज़ देखे लोगों के जो ऑडियंस का जी। व्यू आ रहा है, सब हुँ। लोग यही बोल रहे हैं कि मेरे मैं रो रहा था, मैं रो रही थी। तो मेरे हुँ। ख़्याल से वो भी उसी तरह से कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि बहुत पेनफुल जर्नी थी उनकी, बहुत मतलब नो डाउट बहुत ऐसे कारनामे किए थे, लड़-लड़ के हर एक चीज़ से लड़े थे हुँ। और सबसे बड़ी बात अब देखो आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों ने एक
तबके के लिए, मतलब चाहे वुमेन एजुकेशन हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो या अनटचेबिलिटी हो, इनको खत्म करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। यहाँ तक ज्योतिबा फूले पैसा कमा के भी लगाते थे सोशल वर्क में। नॉर्मली तो हमारे यहाँ सोशल वर्क करते नेतागिरी हो जाती। इन्होंने जेन्युइनली लोगों के लिए काम किया और वो शिद्दत के साथ काम किया। अगर मुझे लगता है कि अगर इन्होंने ये काम नहीं किया होता तो मेरे ख्याल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जमीन इन्होंने तैयार की थी। और डॉक्टर अंबेडकर तो उनको अपना गुरु भी मानते थे, कबीर और बुद्ध के अलावा वो ज्योतिबा फूले को गुरु मानते थे। अच्छा मौजम साहब, ये बताइए कि जिस तरह फिल्म को लोकप्रियता मिल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, टैक्स फ्री होनी चाहिए फिल्म, और क्या आप ऐसी कुछ मांग कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, हमने हमने अपनी तरफ से भी कोशिश की, काफी लोगों ने कोशिश की, इवन कई पॉलिटिकल लोगों ने अपनी तरफ से बातें की कि मतलब किसी तरीके से ये फिल्म टैक्स फ्री की जाए। लोगों ने मतलब बात की कि फिल्म जो है टैक्स फ्री होनी चाहिए। तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई तो हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। हाँ। अच्छा, फूले फिल्म जब आ रही थी उस समय सेंसर बोर्ड में फंस गई, तमाम सारे सीन कट हुए। क्या कहा जा सकता है कि अभी भी हमारा समाज जो जातिगत मानसिकता है उसमें कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, या कहीं ना कहीं उसकी जड़ें अभी भी दिखाई पड़ती हैं? देखिए, सेंसर बोर्ड की बात अलग है, वो दूसरी बात अलग है। तो सेंसर बोर्ड की जहाँ तक बात करता हूँ मैं, देखिए फिल्म बहुत सेंसिटिव थी। हम सभी जानते हैं कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ थी, करेक्ट। और उसमें वो हिस्ट्री में इतना कुछ हुआ है, हमें हालांकि हमने जो भी दिखाया, और सेंसर के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे, ज्यादा पॉइंट नहीं थे, बहुत छोटे छोटे थे, जिससे फिल्म की आत्मा को कोई ज्यादा नुकसान नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि एक तबके ने इसका विरोध किया, ये में पूछ रहा था। हाँ, तबके ने विरोध इसलिए किया कि उनको उस वक्त ट्रेलर देख के लगा था कि ये एंटी ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को बदनाम करने वाली फिल्म है। जबकि फिल्म देखने के बाद, रिलीज के बाद किसी ने विरोध नहीं किया, अगर आप देखो, क्योंकि फिल्म में सब दिखाया गया। क्योंकि इनके तो ब्राह्मण दोस्त भी थे ना, तात्या बिड़े, विष्णुपाल, उन लोगों ने हेल्प की थी पूरी उस पूरी लड़ाई के अंदर। तो और उनके साथ जो उन्होंने सत्यशोधक समाज भी बनाया था, वो हर जाति हर धर्म के लोग जुड़े थे उसके साथ। तो वो ऐसा नहीं था किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ थी, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थी जो उस वक्त में चलता था। अच्छा मुआज़्ज़म सर, जिस तरह से अनुराग कश्यप ने दिलेरी के साथ में फिल्म का समर्थन किया और कई तरह की कंट्रोवर्सी भी उसको लेकर हुई, हालांकि उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन उनके अलावा क्या जो बॉलीवुड के लोग हैं उन्होंने समर्थन किया फूले का उस तरह से? हाँ, जब ये कंट्रोवर्सी वाली बात आई थी, उससे पहले शायद अनुभव सिन्हा ने भी कुछ अच्छे पॉजिटिव बोला था, बाकी तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ मतलब अनुराग कश्यप ने तो खुल के बोला था, लेकिन वो अलग चला गया था। जी बिल्कुल, मामले अलग हो गया। चलिए मौजम सर, फिल्म से थोड़ा हटते हैं, जरा कुछ और बातें करते हैं। रॉक स्टार के बारे में जरा कुछ बताइए, हमारे तमाम दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस था, कैसे फिल्म बनी और इतनी आज कल्ट फिल्म मानी जाती है, कुछ बताइए इसके बारे में। रॉक स्टार की जर्नी बहुत बड़ी है, और इनफैक्ट जब मैं मुंबई शहर में आया था तो 2003 में, तब एक दो कहानियां मेरे पास थी, रॉक स्टार और साडाटा। रॉक स्टार की और दोनों हमारी पर्सनल लाइफ से निकली हुई थी, और रॉक स्टार भी मेरी पर्सनल लाइफ से निकली हुई थी। अच्छा। हाँ, तो उसमें ये था कि एक्चुअली थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा बताने के लिए। बिल्कुल, जाइए, हमारे पास समय है। तो क्या था, मैं बेसिकली थिएटर करता था अपने शहजानपुर में, और एक्टिंग करता था प्ले वगैरह में, और डायलॉग कभी लिख लेता था अपने डायलॉग बढ़ाने के लिए। तो हमारे सर जो राजेश कुमार हैं, जो बहुत अच्छे डायरेक्टर मेरे गुरु भी हैं, वो हमेशा इंस्पायर करते रहते, तुम लिखा करो। तो मैं ठीक है, मैं लिख लेता, लेकिन सीरियस नहीं था उस चीज को। फिर उसके बाद जब जामिया पहुंचा, मास कम्युनिकेशन में एडमिशन हुआ मेरा, तो उसके बाद पहली बार प्यार हुआ मैं, तो हम सब भूल गए। ठीक है, नॉर्मली होता है, प्यार होता है तो आप सब कुछ भूल जाते हो। तो वो जर्नी थी, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा 1 साल के बाद उसका अंत पूरा हुआ, जैसे होता है, दिल टूट गया मेरा। तो फिर थोड़ा डिप्रेस रहने लगा, थोड़ी कैफियत होती थी, हज़रत निजामुद्दीन भी जाके बैठा रहता था। तो वो टाइम था बहुत डिप्रेशन वाला, बोल सकते हैं, डिस्टर्ब था। मेरे कुछ दोस्त लोग होते थे, वो मुझे बोलते रहते थे, यार तुम लिखा करो यार, तुम डाइवर्ट करो, लिख के डाइवर्ट करो। तो मैंने वहाँ जो है लिखना शुरू किया सीरियसली। उसी दौरान मैं किताबें पढ़ता था, किताबें जैसे वैन गॉग की किताब पढ़ी थी, चार्ली चैपली की, या गुरुदत्त की लाइफ के बारे में चले जाओ, और बहुत से महान लोग जितने राइटर हैं, इनकी सबकी लाइफ में पता चलता था यार, इनका तो सबका दिल टूटा हुआ था, सबकी लाइफ डिस्टर्ब थी। तो मुझे उस वक्त लग रहा था शायद मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है, मैं महान बन जाऊंगा। ये उस टाइम पे आइडिया आया।
तो ये चलता रहा, लिखते-लिखते सडनली एक दिन आइडिया आया कि क्यों ना किसी कैरेक्टर को कोई बता दे, जिसके अंदर आर्ट है, कि बेटा तेरा जब तक दिल नहीं टूटेगा, तब तक तू आर्टिस्ट नहीं बन पाएगा। नहीं बनेगा। जी। तो ये रियलिटी में फिक्शन है बेसिकली। अब मैं बिलीव करता हूँ आधी हकीकत आधा फसाना, तो इसमें मैंने फसाना जोड़ा। अब राइटर मेरा था, तो राइटर बड़ा ड्राई होता है सिनेमा, तो उसको फिर रॉक स्टार बनाया। तो ऐसे करके फिर पूरी कहानी गढ़ी गई। तो बेसिकली कहाँ से जर्म निकल के आया, वो कैफियत कहाँ से निकल के आई, तो वो जर्नी रही। फिर उसके बाद मैं मुक्ता आर्ट्स में था, वहाँ इम्तियाज़ अली से मेरी मीटिंग हुई, हम लोग मिले, हमारी अच्छी जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई। तो उस ज़माने में जब मैं सुनाता था लोगों को कहानी, किसी को समझ में नहीं आती थी, यार ये क्या कहानी है, हीरो तुम तो जा रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो समझ में नहीं आती थी। मतलब थैंकफुली इम्तियाज़ अली को समझ में आई कहानी, और फिर उन्होंने बेहतरीन फिल्म बनाई। तो और अब तो सबको ही मालूम है, लोग बोलते हैं कल्ट फिल्म है, अभी भी री रिलीज में भी जेन ज़ी भी उससे कनेक्ट हुई है बहुत ज़्यादा, तो अच्छा लगता है। अच्छा मौजम सर, आपने भी सादा अड्डा का जिक्र किया, और सादा अड्डा को लेकर आपने कहा कि बड़ी जुड़ी हुई फिल्में हैं मुझसे ये दोनों ही। कुछ इसके बारे में बताइए, क्योंकि बतौर निर्देशक आपकी फिल्म की कैसी जर्नी इसकी थी, किस तरह से आपने बनाया, और क्या क्या जो फिल्म बनाने को लेकर किस तरह का प्रोसेस था? हाँ, ओके। तो मेरी दो बताया था, रॉक स्टार और सादा अड्डा की कहानी थी मेरे पास जब मैं मुंबई आया। तो सादा अड्डा में भी अगर आप देखो, जैसे मैं दिल्ली में जब रहता था, जामिया में पढ़ता था, तो 4-5 लड़के मिलके रहते थे हम लोग, ठीक है। तो सादा अड्डा में वो ये 4-5 लड़के रहते हैं, ठीक है। उसमें अलग कोई इंजीनियरिंग का है, कोई अलग-अलग बैकग्राउंड से, सबके अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं। तो वो मोमेंट्स थे, वो ड्रीम्स थे, और हम सभी लोग ड्रीम्स देख रहे होते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता था, क्योंकि सब घर छोड़ा हुआ होता है। तो वो सब घर छोड़ के एक परिवार जो बनता है, वो सादा अड्डा हो गया कि हमारा अड्डा है। तो कैसे लड़के तो जो हर जगह होता है, यूनिवर्सिटी में जाओ, हॉस्टल में जाओ, तो उसमें 5-6 लड़के मिलके, तो वो कई मोमेंट रियल कैरेक्टर्स के से निकल के आए थे। तो फिर उसके बाद जब बनाने निकले, तो फिर कोशिश की, और न्यू कमर कोई लेना था मैं, क्योंकि कोई इमेज नहीं होनी चाहिए, और उस हिसाब से फिल्म बनाने में भी बड़ा मजा आया। और हालांकि फिल्म रिलीज जो है उतनी बढ़िया तरीके से नहीं हुई थी, तो लोगों को उस टाइम पे नहीं पता चला, लेकिन बाद में यूट्यूब पे लोगों ने बहुत देखी, ऑनलाइन बहुत देखी, और मुझे काफी लोग मिलते रहते हैं जिनको सादा अड्डा बहुत अच्छी फिल्म लगती है। बिल्कुल। अभी भी मुझे लोग मिलते रहते हैं कि और इस तरह का सेटअप उससे पहले कभी मेरे ख्याल से रेयरली था हमारी फिल्मों में, कि लौंडे लपाड़े साथ में रह रहे हैं रूम्स में, और उनकी अब हरकतें दिखा रहे हैं, उनके ड्रीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। हाँ, तो बस आगे क्या है तैयारी, आगे क्या करना है बस। तो ये 2 कहानियाँ सबसे पुरानी कहानियाँ थी मेरी। ये 2 कहानियाँ, जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए मौजम सर कि शाहजहाँपुर का जैसे आपने जिक्र भी किया कि बड़ा मुश्किल था उस समय वहाँ से निकलना, थिएटर करना, तमाम चीज़ें करना। शाहजहाँपुर से सपनों के नगर मुंबई पहुँचना, और वहाँ पर एक बड़ी सफलता अर्जित करना, सफलता हासिल करना, पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा अगर बता पाएँ आप? देखिए, मैं बचपन से स्कूल में प्ले करता था, ठीक है। प्ले करता था, टीचर्स डे पे प्ले होते थे, एनुअल डे पे प्ले होते थे, तो उस ज़माने में लिखता भी था, डायरेक्ट भी करता था, वो सब चलता रहता था। और पता नहीं मेरे ख्याल से 6-7 क्लास आते-आते मैं क्लियर था कि मुझे मुंबई जाना है फिल्मों में, और मैं बचपन से फिल्मी था, मैं फिल्में देखता था, बहुत शौकीन था, और बचपन से हाँ, तब मैं एक्टर बनना चाहता था, लेकिन धीरे-धीरे ग्रोथ होती गई, तो हमें समझ में आया कि नहीं यार, राइटिंग डायरेक्शन ज़्यादा बढ़िया है, और उसीलिए फिर जामिया पहुँचते-पहुँचते फिर मास कम्युनिकेशन पहुँच गए, तो मास कम्युनिकेशन में एडमिशन हो गया। और बट ये है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ और नहीं सोचा, अपना किसी और चीज़ के लिए ट्राई किया था। बस ये फ़र्क हुआ कि शुरुआत एक्टर की तरह हुई थी, फिर राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ कन्वर्ट हुई, फिर हमने मास कम्युनिकेशन में टेक्निकल जितनी भी एजुकेशन थी उसकी ली, और वो यहाँ पर फिर आना ही था। डिफ़िकल्टी थी नहीं, एक डिफ़िकल्टी इन द सेंस उस ज़माने में तो अगर आप देखो तो इतना सोशल नेटवर्क कुछ था ही नहीं, ना इतने ऑप्शन थे, ना मतलब ओटीटीज़ थे, ना इतना काम था। आज तो घर बैठे-बैठे लोग एक अपना चैनल बना सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा के अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। उस ज़माने में कुछ भी नहीं था। तो मेरे लिए स्मूथ ये रहा कि मैंने जो सोचा, मैंने जो चाहा, वो मैं आ गया इस शहर में, और लकीली फिर कुछ ही दिन में मेरी मुक्ता आर्ट्स में जॉब लग गई, जो सुभाष की कंपनी है। फिर वहाँ पे मुझे सुभाष के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, और वहाँ 2 गुरु थे मेरे, सचिन भौमिक और शब्द कुमार। सचिन भौमिक ये वो हैं जिन्होंने आराधना, कर्ज, सुभाष की काफ़ी फिल्में लिखी हैं। आप अगर उनका IMDb भी देखने जाओ तो मतलब 300 के करीब फिल्में लिखी हैं। वो इंसाइक्लोपीडिया थे सचिन भौमिक। और शब्द कुमार जिन्होंने इंसाफ का तराजू, आज की आवाज़,
इन लोगों से मैंने बॉलीवुड सिनेमा सीखा, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में जब पढ़ रहा था, ज़्यादातर हमारा जो वो था कि इंटरनेशनल सिनेमा, जैसे आप आइंस्टाइन देख रहे हो, टार्कोव्स्की देख रहे हो, ठीक है? तो ये जो है फिर ऋतिक घटक देखते थे, सत्यजीत रे वगैरह देखते थे। जब मुक्ता आर्ट्स में पहुंचा, क्योंकि कमर्शियल फिल्म मेकर्स हैं, तो हिंदुस्तानी सिनेमा कैसे होता है, गाने वाने सब समझ में आया। और एक चीज और पता चलती थी, ज्यादातर फिल्में जो है कहीं ना कहीं से लिफ्ट करा करते थे लोग, ये सब भी पता। मैं ओरिजिनलिटी पे रहता था कि यार कुछ ओरिजिनल होना चाहिए, तो सीखा, बहुत सीखा, बहुत कुछ सीखा वहां से। फिर उसके बाद पहली फिल्म मेरी स्वामी आई थी इंडिपेंडेंट एज अ राइटर, फिर मनीयतनी आई थी, और फिर उसके बाद रॉकस्टार और साटा था। अच्छा, एक फिल्म का जिक्र और मैं करना चाहूँगा इस बीच, जो मुझे ज़रूरी है पूछना आपसे। और दिल्ली का अनुभव मैं आपके साथ उस समय था, मुन्ना भाई, सल्लू भाई को लेकर आपने बड़ी लेवल पे लॉन्चिंग भी की थी। बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट था और आपने बड़ा अच्छे से इसके बारे में बात भी की थी। क्यों ये फिल्म नहीं बन पाई और क्या आगे कोई प्लान है ये फिल्म बनने का? सी उस वक्त अगर आपको याद हो तो एक बेसिकली मैंने, अगर आपको समझ में आया हो, तो मेरा सिनेमा रियल लाइफ से ज़्यादा निकल गया था। तो ये भी उस रियल मोमेंट पे था जब संजय दत्त को सजा हुई थी, अनाउंसमेंट हुआ था, अगर आपको याद हो। उसी दौरान हमने ये सोचा था ये फिल्म संजय दत्त के फैन और सलमान खान के फैन के थ्रू मैं कहानी बोलूँगा। और इनफैक्ट इसमें मैं खुद का पैसा भी लगाया था मैंने इसमें, और हम लोगों ने 30% छूट भी कर लिया था। लेकिन बाद में ये हुआ कि क्योंकि हम नाम जुड़े हुए थे संजय दत्त, सलमान खान, तो इनकी मतलब इनके यहाँ से हमें आया कि आप नाम हम नहीं यूज़ कर सकते हो इस तरह से। ऑब्वियसली तो उनके अपने रीजंस होंगे। तो फिर जब नाम यूज़ नहीं, क्योंकि हम बना ही उनके बारे में रहे थे, तो फिर मतलब ही नहीं बन जाता, तो हमने फिर फिल्म बंद कर दी। हमने कहा ठीक है, किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर नहीं बनाते। तो बट हमने उसमें काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी एनर्जी गई थी उसमें, तो बट ठीक, तो वो अब तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है फिल्म बनाने का। अच्छा, क्योंकि वो सर्टेन इमोशन को लेके फिल्म, और उस वक्त बिल्कुल, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा था कि इसके बारे में भी आपसे पूछा जाए। मौसम सर, अभी कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं आप जिन पे काम कर रहे हैं, या आपकी कुछ जो है वर्क अभी आने वाले दिनों में आने वाले? ओके, तो एक तो हमारा जो डांसिंग शिवा फिल्म है, जिसकी ये फूले फिल्म है, इनके साथ एक और बायोपिक पे काम चल रहा है, तो वो उसकी राइटिंग शुरू हो जाएगी। बाकी 2-3 लोग साथ मेरी राइटिंग का, मेरी जो स्क्रिप्ट्स हैं उसको लेकर बातचीत चल रही है, और मैं खुद की फिल्म के डायरेक्ट करने के लिए, अगली फिल्म डायरेक्ट करने, हाँ, तो अलग-अलग जॉनरा के सब्जेक्ट्स हैं, तो उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। आइडिया ये है कि मैं डायरेक्ट भी करूँगा और दूसरों के लिए भी लिखता रहूँगा। तो अच्छा, जी। मौसम सर, यूपी में भी फिल्म इंडस्ट्री शुरू हो रही है, नोएडा में और तमाम जगह पे प्रोसेस चल रहा है। इसमें भी कहीं इन्वॉल्वमेंट है आपका यूपी में, और जिस तरह से नहीं, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ, अपने प्रदेश के लिए कुछ होगा ज़रूर, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी ऐसा फिलहाल कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, फूलों को लेकर लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे, कोई बात शेयर करना चाहेंगे? फिल्म हम लोगों ने बड़ी मतलब जिस शिद्दत से बनाई और जिस तरह से बनी है, और जिस तरह से रिसीव हुई, बहुत खुशी की बात है, और लोग उसको पसंद कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, और चाहते हैं और चले और देखें लोग, और बाकी ओटीटी पे आएगी तो और लोग देखें, मतलब। जी। अच्छा, ओटीटी के लिए जैसे आपने जिक्र कर दिया, छोटा सा सवाल रहेगा, ओटीटी के लिए कुछ नहीं कर रहे? ओटीटी इन द सेंस वेब सीरीज की बात कर रहे हो? वेब सीरीज, यस। हाँ, मैंने लिखी है, एक वेब सीरीज लिखी हुई है, उसका अभी चल रहा है सिलसिला, वो मिर्ज़ा गालिब के ऊपर है। तो वो लिखा हुआ है, तो देखते हैं। जी, ओके मौजम सर, बहुत सारी बातें आपसे की हम लोगों ने, तमाम सारे जिक्र आपसे हमने सुने, जो तमाम फिल्मों को लेकर भी थे, लेकिन जिस तरह से फूले फिल्म को आप लोगों ने बनाया है, जो शिद्दत के साथ में, उस पूरे प्रयास को सैल्यूट होना चाहिए। और आखिर में मेरा बस आपसे एक छोटा सवाल है कि क्या फिल्म को जो है नेशनल अवार्ड के लिए भी आप सोच रहे हैं? ओके, ठीक है, ये कई लोगों ने बोला इवन नेशनल अवार्ड के लिए, ऑस्कर अवार्ड के लिए, तो वाकई में हम लोग कोशिश करेंगे पूरा, तो ठीक है। नहीं, बिल्कुल सच्चाई से फिल्म आपने बनाई, इसीलिए लोगों के बहुत करीब भी और बहुत जुड़ भी रहे। फिलहाल आप हमारे प्रोग्राम में हमसे बहुत सारी बातचीत की, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक और बहुत बधाई इस फिल्म के लिए। आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। मुअज़्ज़म सर, आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।